फिर एक बार नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने हिंदी की कक्षा में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के संपूर्ण हिंदी अध्याय के आपके गद्य खंड के 6वें पाठ, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, उसके जितने भी संभावित एवं महत्वपूर्ण आपके प्रश्न उत्तर हैं, सबके सब एक ही नजरिए में देखने वाले हैं। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करें। सबसे पहले बात कर ले आपके गद्य खंड के जो 6वें अध्याय है, उसका नाम है एक लेख और एक पत्र। इसके जो लेखक हैं वह हैं शहीद आजम अर्थात हमारे भगत सिंह जी। अगर भगत सिंह के जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म हो गया था 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। जिला लायालपुर जो वांगा में पड़ता है, वो वांगा जो पंजाब में है, लेकिन ये पंजाब अब जाकर पाकिस्तान में पड़ जाता है। ऐसा इसलिए कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो वह पंजाब जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। अगर बात किया जाए भगत सिंह के मृत्यु के बारे में तो इनकी मृत्यु नहीं बल्कि उन्हें सजाए मौत दी गई थी, फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो कब भाई? तो कह सकते हैं कि इनकी जो मृत्यु है, मतलब सजाए मौत जब मिली थी, तो वह 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दिया गया था। कहाँ दिया गया था? तो लाहौर के पंजाब में। किस शासन में? तो कहते हैं ब्रिटिश भारत शासन में। और कितने वर्ष के आयु में? तो कह सकते हैं महज 23 साल के उम्र में उनको सजाए मौत और फांसी की सजा दे दी गई थी, जिन कारण उन्हें मृत्यु प्राप्त हुआ। अगर बात करा जाए भगत सिंह के माता और पिता के बारे में तो इनकी माता जी का नाम है विद्यावती जी और इनके पिताजी का नाम है सरदार किशन सिंह सिंधु। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए भगत सिंह के माता जी का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे विद्यावती जी, और पिताजी का नाम क्या है? सरदार किशन सिंह सिंधु। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। कहाँ हुआ? तो लायालपुर वांगा पंजाब जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। इनकी फांसी कब दी गई? तो कह सकते हैं 23 मार्च 1931 को। कहाँ? तो लाहौर के पंजाब जो ब्रिटिश शासन में पड़ता था। ठीक है जी। उसके साथ साथ अगर बात करें भगत सिंह के भाई बहन के बारे में तो इनके बहुत सारे भाई बहन थे। अगर बात किया जाए रणवीर सिंह इनके भाई हैं, कुलतार सिंह इनके भाई हैं, राजेंद्र, कुलवीर, ये सब इनके भाई हैं, है ना। प्रकाश कौर हो गए, अमर कौर हो गए, शकुंतला कौर हो गए, ये सब इनके भाई बहन हैं। ठीक है जी। तो ये रहा हमारे 6वें अध्याय गद्य खंड के एक लेख एक पत्र के लेखक का एक संक्षिप्त जीवन परिचय, इसलिए ताकि इनसे संबंधित कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से उसे बना पाएं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम अपने गद्य खंड के 6वें अध्याय एक लेख एक पत्र के जितने भी संभावित एवं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसके बारे में। तो ये रहे आज के आपका पहला प्रश्न। कहा जा रहा है दोस्तों कि विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए। यहाँ पे भगत सिंह कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए। तो हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में उत्तर कर सकते हैं। कहेंगे क्या? विद्यार्थियों का मुख्य कार्य पढ़ाई करना होता है। बिल्कुल लाजमी से बात है। विद्यार्थियों का मुख्य कार्य क्या होता है? पढ़ाई करना होता है। उन्हें जो भी पढ़ाए जाने वाले सभी विषय हैं उनको लगन के साथ अध्ययन करना चाहिए। मतलब विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए अपने आप में? तो उन्हें जो भी विषयों को पढ़ाया जा रहा है उन सभी विषयों को लगन के साथ अपने आप में अध्ययन करना चाहिए। और यही विद्यार्थियों का क्या होता है? प्राथमिकता होती है। मतलब सारी चीजें बाद में, सबसे पहले पढ़ाए गए सभी विषयों का गहन अध्ययन करना ही विद्यार्थियों के क्या होती है? अपने आप में प्राथमिकता होती है। अच्छे अंक आना या अच्छी श्रेणी आना विद्यार्थियों द्वारा सभी विषयों के गहन अध्ययन तथा अभ्यास पर पूर्णता निर्भर करती है। मतलब अगर आप एक विद्यार्थी जीवन में हैं और अगर आप चाहते हैं कि मेरे अच्छे अंक आएं और मैं अच्छी श्रेणी में जाऊं, तो आपको पढ़ाए गए इन सभी विषयों को लगन के साथ क्या करना होगा? अध्ययन करना होगा और उसको अपने आप में अभ्यास भी करना होगा, क्योंकि ये सारी बातें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। पर कहीं ना कहीं देश की परिस्थितियों का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। यहाँ पर हमारे भगत सिंह कहते हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के अलावे भी देश के परिस्थितियों का ज्ञान होना तथा उसके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता भी विकसित करना भी क्या है? उनके लिए अति आवश्यक है। मतलब यहाँ पे भगत सिंह कहते हैं कि जिस प्रकार विद्यार्थियों का जो मुख्य कार्य पढ़ाई करना है
और उनको पढ़ाए गए उन सभी विषयों को लगन के साथ अध्ययन करना है ताकि उनको अपने आप में अच्छे अंक और अच्छी श्रेणी प्राप्त हो। साथ ही साथ उनको अपने देश की परिस्थितियों का ज्ञान भी होना अति आवश्यक है और देश के हर एक सुधार के उपाय खोजना और उसके अपने आप में योग्यता विकसित करना भी अति आवश्यक है, ताकि आपको अपने देश में क्या चल रहा है, देश की परिस्थितियां क्या हैं, उसका अंदाजा लग सके। कह सकते हैं कि इसके बिना शिक्षा अधूरी रहेगी। भगत सिंह कहते हैं कि अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं और अपना पढ़ाई को प्राथमिकता देते हैं, अपने पढ़ाए गए सभी विषयों को अच्छे से गहन अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, आपकी अच्छी श्रेणी भी आ चुकी है, अच्छे अंक भी आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देश के हाल नहीं जानते, परिस्थितियों का अंदाजा नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं आपकी जो शिक्षा है वो अधूरी रह गई है और जो भी आपके वांछित लक्ष्य हैं वह प्राप्त नहीं हो सकेंगे। मतलब जो भी आपके जीवन के वांछित लक्ष्य हैं वो प्राप्त नहीं होंगे, आपकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी अगर आप पढ़ाई के साथ साथ देश का हाल नहीं रखेंगे। तो कहा जाता है कि जो हमारे अभिभावकीय हैं, मतलब जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे घर वाले हैं, उनके नजरिए से, उनके दृष्टिकोण से यह राय प्रकट होता है कि वो कहते हैं कि छात्रों को राजनीतिक से अलग रहना चाहिए। मतलब हमारे जो घर वाले हैं, हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनका क्या राय प्रकट होता है? तो साफ सुथरे शब्दों में कहते हैं कि छात्रों को राजनीतिक से अलग रहना चाहिए, क्योंकि उनका काम जो है पढ़ाई करना है और अपनी योग्यता बढ़ाना है। हमारे घर वाले क्या कहते हैं कि छात्रों को अपने आप में पढ़ाई करना चाहिए, है ना, क्योंकि उनका काम क्या है, पढ़ाई करना और अपने आप में योग्यता बढ़ाना, ना कि राजनीतिक में उलझना, है ना, ना कि राजनीतिक में उलझना। ऐसा किनका कहना है? हमारे अभिभावकों का। लेकिन दूसरी तरफ हमारे भगत सिंह का सोच है क्या कि कहते हैं किंतु यह विचार पूर्णतः अव्यवहारिक एवं निरर्थक है। हमारे भगत सिंह कहते हैं कि बिल्कुल जो विचार है ना वो अव्यवहारिक है, व्यवहारिक नहीं है और निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। क्योंकि आप एक विद्यार्थी जीवन में हैं, आपकी अच्छी श्रेणी, अच्छे अंक आ रहे हैं, आपके पढ़ाए गए सभी विषयों को आप गहन अध्ययन कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दे रहे हैं, मतलब कि आप अच्छे विद्यार्थी हैं। लेकिन विद्यार्थी के साथ साथ आपको एक अच्छे नागरिक भी होना बहुत लाजमी है, क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं उस देश का परिस्थितियों का अंदाजा ना हो तो आप किस बात का विद्यार्थी हैं? क्योंकि विद्यार्थी ही कहीं ना कहीं हमारे संविधान के वो चौथे स्तंभ कहलाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश का वो रीढ़ कहलाते हैं। और अगर हमारा रीढ़ ही कमजोर हो तो कहीं ना कहीं देश की जो परिस्थितियां हैं वो चरमरा जाएगी। और यही हमारे भगत सिंह कहते हैं कि ये जो विचार है वो बिल्कुल अव्यवहारिक है, निरर्थक है। छात्र एवं युवा शक्ति राष्ट्र की क्या होते हैं? रीढ़ होते हैं। हमारे भगत सिंह कहते हैं जो छात्र हैं, जो युवा शक्ति हमारे राष्ट्र के क्या है? रीढ़ होते हैं। जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह हैं वह विद्यार्थियों को राजनीतिक में योगदान देना अति आवश्यक मानते हैं। वो कहते हैं कि जहां तक मेरा सोच है ना, तो विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग तन मन धन से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि उनको अपने देश की परिस्थितियों का अंदाजा लग सके कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है ना। उनका कहना था कि विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई तन मन से करते हुए, ये नहीं कहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई ना करो, वो कहते हैं कि अपनी पढ़ाई को तन मन से करते हुए देश के हित में पूरे बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। देश के हित में मतलब कि देश की परिस्थितियों का खबर रखने के लिए आप पूरे तन मन धन से बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, है ना, राजनीतिक में भाग लीजिए, है ना, तथा अपने जीवन का बलिदान करने में भी अगर कोई ऐसा परिस्थिति आए तो उस पर आप गर्व का अनुभव करें। मतलब वो कहते हैं कि अपने देश के लिए अगर आपको अपना जीवन का बलिदान भी करना हो ना, तो आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कर दें और अपने आप में अनुभव महसूस करें कि हाँ, मैं देश के लिए मर रहा हूं, मैं देश के लिए मिट रहा हूं, अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। उसी प्रकार जिस प्रकार से भगत सिंह खुद को देश के हित में, है ना, समर्पित कर शहीद हो गए। बात बिल्कुल लाजमी सी भाई, आप जान रहे हो ना, महज 23 वर्षों की उम्र में ही भगत सिंह देश के हित में, है ना, समर्पित करते हुए खुद को शहीद कर गए, तभी तो उनको शहीद आजम कहा जाता है। तो कहते हैं कि विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई लिखाई को प्राथमिकता देनी चाहिए, अच्छे अंक, अच्छी श्रेणी आनी चाहिए, आपको पढ़ाए गए उन सभी विषयों को गहन अध्ययन करनी चाहिए,
लेकिन उसके साथ साथ अपने देश में क्या चल रहा है, अपने देश की परिस्थितियां क्या है, उसका भी हाल रखें, उसका भी खबर रहे, है ना। तब तो आप एक अच्छे विद्यार्थी कहलाएंगे और उसके साथ साथ आप अच्छे नागरिक भी कहलाएंगे। तो ये हमारा भगत सिंह का सोच है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। मतलब कि यह जो वाक्यांश है वह कहा जा रहा है क्या कि भगत सिंह के अनुसार, मतलब भगत सिंह का ऐसा मान्यता है कि अगर केवल देश की सेवा करना चाहते हैं तो सिर्फ कष्ट सहकर ही कर सकते हैं। भगत सिंह क्या कहते हैं कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। जो भी वाक्यांश बोला गया है उनके जीवन के आधार पे, मतलब भगत सिंह के जीवन के आधार पे आप इसे क्या करिए, प्रमाणित करिए, साबित करिए। तो चलिए हम लोग उसे प्रमाणित करते हैं। कह सकते हैं कि भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। सुखदेव को लिखे अपने पत्र में उन्होंने इस तथ्य का वर्णन किया है। मतलब जब भगत सिंह सुखदेव जी को पत्र लिख रहे थे तो इन सभी तथ्यों का वर्णन किए और इसमें लिखे क्या कि अगर आप केवल कष्ट सहकर देश की सेवा करना चाहते तब ये हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। मतलब वो कहे थे कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, ऐसे नहीं की जा सकती है। उनके यहाँ स्पष्ट मान्यता है कि बिना कष्ट सहे देश के लिए कुछ कर पाना संभव नहीं है। मतलब भगत सिंह साफ शब्दों में सुखदेव जी को पत्रों में लिखते हुए ये बोले, है ना, कि बिना कष्ट सहे देश के लिए कुछ कर पाना संभव नहीं है। अगर उनके शब्दों में देखा जाए तो वो कहते हैं कि जो हमारा नौजवान भारत है और इसकी जितनी भी सभाएं हैं उनके लिए देश के सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना ही क्या है भाई, एक कष्ट सहकर देश की सेवा करना है। ठीक है, एक कष्ट सहकर ही देश की सेवा करना है। जो भी मनुष्य या मानव किसी भी कार्य को करता है उसे उचित मानकर ही करता है। मतलब वो कहते हैं कि जो भी मनुष्य या जो भी मानव किसी कार्य को करता है तो उसे उचित मानकर ही करता है कि हाँ मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, है ना। कार्य करने के पश्चात उनका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती। मतलब आप जो भी कर्म करोगे, जो भी कार्य करोगे, निश्चित ही है कि आपको उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी भी आएगी, आपको भोगना भी पड़ेगा, है ना। तो कहते हैं कि सिर्फ कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है और उसके बदले चाहे जो भी परिणाम हो, है ना, चाहे जो भी फल निकले आपको भोगना होगा। उसी प्रकार जैसे विधानसभा में बम फेंकने का कार्य भगत सिंह ने किया था। अब यहाँ पे भगत सिंह को पता था कि अगर हम विधानसभा में बम फेंकेंगे तो मेरे साथ क्या होगा, फिर भी वो देश के हित में अपने आप को समर्पित करते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए, है ना, विधानसभा में बम फेंक दिए। और उनको पता था कि इस कार्य के पीछे हमारा परिणाम क्या आएगा, फल क्या भोगना पड़ेगा। क्योंकि बिना परिणाम की परवाह किए उन्होंने यह कार्य किया। हाँ, उन्हें पता था लेकिन परवाह नहीं किए कि मेरे साथ क्या होगा। उन्हें सब पता था कि मेरे साथ होगा क्या, लेकिन फिर भी परवाह नहीं किए कि जो होगा, लेकिन देश के लिए मर मिटेंगे, है ना। यदि उन्होंने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए, है ना, दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न भी किया होता तो संभवतः यह कार्य कदापि ना किया होता। मतलब अगर ये लग रहा है कि वह विधानसभा में बम फेंक दिए और फिर बचने के लिए दया के भीख मांगे कि हुजूर मुझसे गलती होगी, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। भगत सिंह उस विचारधारा के नहीं थे। वो कहते हैं कि मुझे पता था कि परिणाम क्या होगा, मुझे क्या भोगना पड़ेगा, और इसीलिए सब मैंने बिना परिणाम की परवाह किए हुए यह कार्य मैंने किया और मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं, है ना, खुद को बचने के लिए कभी प्रयत्न नहीं किया। और ये मैंने, अगर ऐसा मुझे करना ही था तो मैं कदापि ऐसा कार्य नहीं किया होता, है ना। अगर मैं दूसरों के सामने गिड़गिड़ाता ही तो मैं ऐसा कार्य किया ही नहीं होता। मैंने क्यों किया? देश की रक्षा के लिए, क्योंकि मुझे देश का फिक्र था, मुझे देश की परवाह था, तो मैंने अपनी परवाह छोड़ दी और कष्ट सहकर देश की सेवा करी। और अगर मुझे गिड़गिड़ाना ही था तो मैं बम फेंकता ही क्यों? बस यही बात है।
निश्चित रूप से भगत सिंह ने किसी कार्य से होने वाले आत्मघाती परिणाम की परवाह कभी नहीं की। मतलब भगत सिंह एक ऐसे विचारधारा के थे जो किसी भी कार्य को होने पर आत्मघाती जो भी परिणाम हो उनकी वो परवाह कभी नहीं की है कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, बस हमें देश के लिए वो करना है, मर मिट जाना है तो बस करना है ना। उसके बाद क्या होगा वो देख लिया जाएगा। हम देश के हित में काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की परिस्थितियों का सुधार निकाल रहे हैं, तो बस यही काफी है, हम तो करेंगे और इसमें जो कष्ट होगी उसकी भागीदारी मैं ही हूँगा। मुझे पता है परिणाम क्या होंगे और मैं झेल लूंगा, है ना। हाँ, वो कभी भी कोई कार्य किए और जिससे उनको आत्मघात हुआ हो तो उसके वो कोई भी परवाह नहीं किए कि जो आत्मघाती परिणाम हो हम सब सह लेंगे, कोई परवाह नहीं मुझे, है ना। वे कष्ट सहकर देश की सेवा के लिए बड़ा से बड़ा बलिदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे, है ना। आजकल देखिए कहाँ है भाई, डिजिटल देशभक्त हो गए लोग, है ना। अपने आप को कष्ट में रखना ही नहीं चाहते देश के लिए, देश के परिस्थितियों का हाल ही नहीं समझना चाहते, है ना, बिल्कुल। और देख लीजिए दूसरी तरफ हमारे भगत सिंह, वे कष्ट सहकर देश की सेवा के लिए बड़ा से बड़ा बलिदान करने को हमेशा सदैव तत्पर रहते थे, दम तत्पर रहते थे, है ना। उनका जीवन एक खुली किताब था। उनका जीवन क्या था? वह एक खुली किताब। कोई भी उनके जीवन के हर एक पन्नों को पढ़कर समझ सकता है कि भगत सिंह अपने देश के लिए कौन सी विचारधारा रखते थे, है ना। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह है जिनमें उनके देश सेवा के लिए किए जाने वाले उन कार्यों को पढ़ा जा सकता है कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या चीजें करी है, कैसा सोच रखा हो, है ना। बिल्कुल एक सच्चे राष्ट्रभक्त यही थे भगत सिंह जी। चलिए जी अब आगे बढ़िए। अगला वाला प्रश्न आ चुका है कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि भगत सिंह विद्यार्थियों से बहुत सारी ऐसे अपेक्षाएं रखते थे, अभिलाषाएं रखते थे, आकांक्षाएं रखते थे। मतलब कि कुछ ऐसी बातें जो भगत सिंह विद्यार्थियों से चाहते थे कि यह भी विद्यार्थी करे तो देश के लिए बेहतर होगा, है ना। तो बताइएगा कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या क्या अपेक्षाएं थी, कौन कौन से ऐसे आकांक्षाएं थे, ठीक है। तो कह सकते हैं भगत सिंह कहते थे कि हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की जरूरत है। वो कहते थे क्या कि हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की जरूरत हो जो तन मन धन से देश पर खुद को अर्पित कर दे, है ना। वो विद्यार्थियों से क्या कहते थे कि हिंदुस्तान को मतलब भारत देश को, है ना, ऐसे देश सेवकों की, ऐसे देश भक्तों की जरूरत है जो अपने तन मन धन से देश पर खुद को अर्पित कर दे, खुद को न्यौछावर कर दे, है ना, समर्पित कर दे, मर मिटे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए, है ना, आजादी के लिए या देश के विकास में न्यौछावर कर दे। मतलब अगर देश पर बात आ जाए ना तो खुद को न्यौछावर करने से एक कदम भी पीछे ना ले, बिल्कुल पागलों की तरह पूरी उम्र देश की आजादी के लिए, देश के विकास के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दे। यह कार्य सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं। वह कहते हैं साफ शब्दों में कि यह कोई कार्य जो है ना सिर्फ और सिर्फ युवा शक्ति और विद्यार्थी गण ही कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ही वो उल्लास होता है, उत्साह होता है अपने देश के प्रति, वो जोश और जुनून होता है अपने देश के प्रति। तो कहते हैं कि यह जो कार्य है केवल और केवल युवा शक्ति और विद्यार्थी गण ही कर सकते हैं। सभी देशों को आजाद करने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। मतलब वो कहते हैं बहुत सारे उदाहरण देते हुए कि जितने भी देश अगर आजाद हुए हैं तो कहीं ना कहीं वहां के विद्यार्थी और युवा शक्ति के बदौलत ही हुए हैं। यकीनन मानिए कि जितने भी देश आजकल आजाद हुए हैं वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों और नौजवानों को बलबूते ही हुए, वे ही क्रांति कर सकते हैं। मतलब भगत सिंह कहते हैं विद्यार्थी ही क्रांति कर सकते हैं। जो क्रांति का चिंगारी है ना कहीं हर एक विद्यार्थियों के दिलों में जगना चाहिए, यो ही क्रांति कर सकते हैं। अतः विद्यार्थी पढ़ें, जरूर पढ़ें। वो कहते हैं, भगत सिंह कहते हैं विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल कर ले ताकि आपको देश की परिस्थितियों का अंदाजा लग सके। जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दें। मतलब कहते हैं कि अगर जब भी जरूरत पड़े देश के लिए
तो अपने आप को एकदम न्यौछावर कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए, मैदान में कूद पड़िए और अपना पूरा जीवन उसी में लगा दीजिए, उसी काम में। अपने प्राणों को इसी प्रकार न्यौछावर कर दें। मतलब अगर प्राण देने की बारी आए देश के लिए ना, तो न्यौछावर कर दे खुद को। और यही अपेक्षाएं हैं विद्यार्थियों से भगत सिंह की। भगत सिंह की अपेक्षाएं क्या है विद्यार्थियों से? तो भगत सिंह की विद्यार्थियों से यही अपेक्षाएं हैं कि हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो पूरे तन मन धन से देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, न्यौछावर कर दे, मर मिटने का ऐसा जोश और जुनून, जज्बा रखें। और यह काम कौन कर सकता है? केवल और केवल विद्यार्थी और युवा शक्ति ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगले वाले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों का भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। मतलब यहाँ पे कहते हैं क्या कि मान लीजिए कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो, मतलब देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है ना। अगर देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो जितने भी युवा हैं या जो भी उस देश के व्यक्ति हैं, उनको अपने भाग्य का फिक्र छोड़ देना चाहिए। क्या मेरे साथ क्या होगा वो छोड़ो, देश के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में बताओ, ये होना चाहिए। तो कहते हैं कि आज जब देश आजाद है तो भगत सिंह के इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे, बताइए। उस समय तो भाई देश गुलाम था, है ना, तब भगत सिंह ने यह बात कही थी कि अगर देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो कहीं ना कहीं नागरिकों को, देशवासियों को और देश के हर व्यक्तियों को अपने भाग्य का फिक्र छोड़ देना चाहिए, जबकि आज देश आजाद है। और भगत सिंह के इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे, बताइए जरा। तो चलिए बताते हैं। कहेंगे क्या, भगत सिंह का यह कथन उनकी मानवतावादी दृष्टिकोण को परिचय देता है ना। भगत सिंह ने जो ये कथन कहा कि जब देश का भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो देशवासियों को, नागरिकों को या हर एक व्यक्तियों को अपने भाग्य का फिक्र छोड़ देना चाहिए, तो इससे क्या पता चलता है? तो कह सकते हैं कि भगत सिंह का यह कथन जो है उनकी मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय देता है, जिसमें वो कहते हैं कि व्यक्तियों को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सभी के बारे में सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि व्यक्तियों को अपने स्वार्थ से 2 कदम ऊपर उठकर वो सभी के बारे में सोचें और उनके लिए तन मन धन से अपना स्वयं अर्पित कर दें, है ना। अगर वह चाहें तो अपने स्वार्थ को 2 कदम पीछे छोड़कर, है ना, 2 कदम अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दें और उनके लिए तन मन धन से स्वयं को अर्पित कर दें। परंतु आज देश की आजादी 73 वर्ष हो गए, परंतु आज देश की आजादी का 73 वर्ष हो गए हैं, फिर भी इस प्रकार की भावना रखने वाले व्यक्ति बहुत ही कम है। मतलब कहते हैं क्या कि आज देश के आजादी का इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज फिर भी कहीं ना कहीं इस देश में बहुत कम ही लोग बचे हैं जो इस तरह के अपने आप में सोच रखते हैं, अपने आप में भावना रखते हैं कि अगर अपने में बात करी जाए तो अपनी स्वार्थ छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना और अपने तन मन धन से उसके लिए अपने आप को समर्पित कर देना, ऐसा सोच बहुत ही कम पाया जाता है आजकल व्यक्तियों में। व्यक्ति अपनी स्वार्थ को लेकर थोड़े से सुख के लिए अपना सारा जीवन का मूल्य खो बैठता है। मतलब यहाँ भगत सिंह कहते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं ना, अपने थोड़े से सुख के लिए अपना सारा जीवन का मूल्य खो बैठते हैं, अस्तित्व खो बैठते हैं कि हमें एक दूसरे के लिए जीना होता है, एक दूसरे का फिक्र करना होता है, ना कि अपने स्वार्थों के लिए जीना। तो कहते हैं कि हर एक व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, अपने स्वार्थ से 2 कदम ऊपर उठकर, है ना, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए तन मन धन से अपने आप को अर्पित कर देना चाहिए। ठीक है, अपने स्वार्थ को लेकर थोड़े से सुख के लिए अपना सारा मूल्य नहीं खोना चाहिए। आज भारतवासी अपने ही देश में भ्रष्टाचार की भट्टी में जल रहे हैं। वो कहते हैं कि आज जो भारतवासी है ना, आज जो भारतवासी हम लोग कहीं ना कहीं अपने ही स्वार्थ में भ्रष्टाचार के भट्टी में जल रहे हैं। बिल्कुल सही सी बात है, हर कोई क्या है, स्वार्थी बन चुका है। और स्वार्थी का दूसरा नाम क्या है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से क्या होते हैं भाई, बहुत सारे ऐसे बात विवाद आए रहते हैं, है ना, जिससे परेशानियां बढ़ती हैं, संकटें बढ़ती हैं, देश की परिस्थितियां चरमरा सी जाती हैं, है ना। तो कहते हैं भारतवासी जो आजकल देश में रह रहे हैं ना,
वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भट्टी में जल रहे हैं। गोरे अंग्रेजों के चंगुल से छूटने के बाद आज देश में है ना, आज देश अपने ही देसी भूरे अंग्रेजों द्वारा विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब कहते हैं कि ठीक है भाई, एक बात था कि जब हमारे देश में गोरे अंग्रेज रहते थे तो हम पे अत्याचार करते थे, लेकिन आज हम गोरे अंग्रेजों के चंगुल से छूट जाने के बाद भी कहीं ना कहीं अपने ही देश में भूरे अंग्रेजों द्वारा विनाश की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। भूरे अंग्रेज किसको कह दिए? तो भूरे अंग्रेज की जो भारत में रहकर है ना भ्रष्टाचार फैलाते हैं, दूसरों को लूटते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने छोटे से सुख के लिए अपने पूरा जीवन का मूल्य खो बैठते हैं, है ना। तो कहते हैं कि अपने ही देश में भूरे अंग्रेजों द्वारा विनाश की ओर हम लोग आज बढ़ रहे हैं। अपराधी और घूसखोर जनता को लूट रहे हैं। जो अपराधी है ना, जो घूसखोर है, वो सब जनता को लूट रहे हैं। राजनीति का अपराधीकरण चरम सीमा पर है। कहते हैं कि अगर राजनीतिक को देखा जाए तो इसका जो अपराधीकरण है वो चरम सीमा पे पहुंच चुका है, मतलब बहुत ही ऊपर लेवल पे पहुंच चुका है। इस शासन व्यवस्था के कारण अपने ही लोग देश के दुश्मन बन चुके हैं। मतलब कि ऐसी शासन व्यवस्था बन चुके हैं हमारे देश की, जिसके कारण हमारे अपने ही लोग, हमारे देश के लोग देश के दुश्मन बन चुके हैं। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है, मतलब हर कोई आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है ना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, हर कोई एक दूसरे को लूटने के पीछे बढ़ावा दे रहा है ना, सिर्फ थोड़े से स्वार्थ के लिए। भगत सिंह कहते सिर्फ थोड़े से स्वार्थ के लिए। आज के राजनीतिक दल धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय उन्माद फैलाकर सत्ता पर शासन करने का प्रयासरत है। मतलब कहते हैं आजकल राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? तो आजकल राजनीतिक दल ये कर रहे हैं कि कभी धर्म के लिए लड़वा देंगे, कभी भाषाओं के लिए लड़वा देंगे, है ना, कभी क्षेत्रीय होने के लिए लड़वा देंगे। क्या रे, तुम तो बिहारी है, तू तो झारखंडी है ना, तू तो बांग्ला बोलता है, तू तो उर्दू बोलता है, तू तो हिंदी बोलता है, मगही बोलता है, मतलब ऐसे करके लड़वा देंगे। तू तो हिंदू है, तू तो मुस्लिम है, ऐसे करके लड़वा देंगे। तो आजकल के जो राजनीतिक दल है कहीं ना कहीं धर्मों को अपना सहारा लेते हैं, है ना, उन्माद फैलाने के लिए भाषाओं को सहारा लेते हैं, क्षेत्रीय होने का सहारा लेते हैं और एक दूसरे को उन्माद फैला के लड़वाते हैं और सत्ता पर शासन करने का प्रयास करते रहते हैं, है ना, ताकि सभी लोग आपस में लड़ते रहे और देश की परिस्थितियों का अंदाजा उन्हें ना लगे और हम अपने सत्ता पर राज करें। ठीक है जी, चलिए अब अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है कि उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लेखन करें, परंतु उन्हें औचित्य का अध्ययन रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। भगत सिंह के इस कथन का आशय बताइए और इससे उनके चिंतन का कौन सा पक्ष उभरता है, यह वर्णन कीजिए। बातों को थोड़ा फिर से गौर कीजिएगा। अगला वाला जो प्रश्न है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर भगत सिंह का एक कथन है और उस कथन को अच्छे से समझिए। भगत सिंह कहते हैं क्या कि उन्हें चाहिए कि वे उन परिस्थितियों का उल्लेखन करें, परंतु उन्हें औचित्य का अध्ययन रखना चाहिए, क्योंकि यह अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। भगत सिंह के कहे गए इस कथन का आशय बताइए और इससे उनके चिंतन का कौन सा पक्ष उभरता है, उसका वर्णन कीजिए। ये आपका प्रश्न हो गया। अब इसका उत्तर करेंगे। कहेंगे भगत सिंह क्रांतिकारियों से कहते हैं। भगत सिंह किससे कहते हैं? तो क्रांतिकारियों से कहते हैं कि क्रांतिकारी शासक यदि शोषक हो जाए तो कानून व्यवस्था, है ना, कानून व्यवस्था, कहते हैं कि भगत सिंह अपने क्रांतिकारियों से कहते हैं कि अगर क्रांतिकारी, है ना, शासक से शोषक हो जाए तो जो कानून व्यवस्था है और जो गरीब विरोधी है या फिर मानवता विरोधी हो, तो उन्हें चाहिए कि उसका वो जोर विरोध करे। क्या करे? उनका वो जोर विरोध करे। जैसे देखिए, साफ शब्दों में भगत सिंह कहते हैं क्या कि अगर कोई क्रांतिकारी है ना, वो अपने शासक व्यवस्था में शोषक हो जाए तो कानून चरमरा दी जाएगी। और यदि कोई गरीब विरोधी हो, है ना,
कोई कानून, है ना, कोई कानून व्यवस्था गरीब विरोधी हो या कोई कानून व्यवस्था मानवता विरोधी हो, तो उन्हें चाहिए कि उसका वो जोड़ विरोध करे। कौन करेगा? तो हम लोग, गरीब लोग, मानव लोग क्या करेंगे? उस कानून व्यवस्था का जोड़ विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि वो गरीब विरोधी और मानवता विरोधी है, तो हम लोग उस कानून का क्या करेंगे? बहुत जोर विरोध करेंगे। ठीक है, परंतु इस बात का भी ख्याल करें कि आम जनता पर इसका कोई असर ना हो। मतलब कि जो आप विरोध कर रहे हैं, जो भी आपका विरोध प्रदर्शन है, उससे आम जनता का कोई असर ना हो, ऐसा आप विरोध करेंगे। वह संघर्ष आवश्यक हो, अनुचित नहीं। मतलब वो कहते हैं कि आप जो भी करिए, विरोध करिए, जो भी संघर्ष करिए, वो उचित हो, अनुचित नहीं होना चाहिए। संघर्ष आवश्यकता के लिए हो और उसे न्यायपूर्ण माना जाता है। मतलब संघर्ष जो होता है एक आवश्यकता के लिए होता है और उसे न्यायपूर्ण भी माना जाता है। परंतु सिर्फ बदले की भावना से अगर किया जाए संघर्ष, तो कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण है। अगर आप सिर्फ बदले की भावना से कोई संघर्ष कर रहे हैं या कोई ऐसा विरोध कर रहे हैं, तो कहीं कहीं ये अन्यायपूर्ण है। लेकिन वही संघर्ष आप आवश्यकता के लिए कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं न्यायपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, विरोध करो परंतु तरीके उचित होना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं विरोध करिए, लेकिन तरीके आपके उचित होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगत सिंह का चिंतन मानवतावादी है और जिसमें समस्त मानव जाति का कल्याण निहित है, मतलब शामिल है। मतलब ये कहते हैं कि अगर जो भी कानून व्यवस्था गरीब विरोधी हो या मानवता विरोधी हो, तो उस कानून व्यवस्था को हम लोगों को क्या करना चाहिए? घोर विरोध करना चाहिए। लेकिन विरोध आवश्यकता के लिए हो, बदले की भावना नहीं। क्योंकि विरोध आवश्यकता के लिए अगर किया जाए तो ये कहीं ना कहीं न्यायपूर्वक है, लेकिन अगर बदले की भावना से करें तो अन्यायपूर्वक है। और यह भी आपको संघर्ष करना है कि उसमें किसी का क्षति ना हो, किसी को हानि ना हो। ठीक है, तो इससे ये साफ साफ पता चलता है कि भगत सिंह का जो चिंतन है वो मानवतावादी है। मतलब मनुष्यों के लिए सोचते हैं, मानवों के लिए सोचते हैं, है ना, और समस्त मानव जातियों का कल्याण भी इसमें निहित है, शामिल है। यदि मानवता पर तनिक भी प्रहार होता है, मतलब उस पर अत्याचार किया जाता है, तो उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था का विरोध कर देना शुरू कर देना चाहिए। मतलब कहते हैं कि मान लीजिए कि मानवता पर तनिक भी प्रहार हो रहा है या थोड़ा भी अत्याचार किया जा रहा है कहीं भी, तो हम लोगों को पूरे लगन के साथ, है ना, वर्तमान व्यवस्था पर क्या करना चाहिए? घोर विरोध कर देना शुरू कर देना चाहिए, है ना, घोर विरोध शुरू कर देना चाहिए। तो अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, कहा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक कहानी का सारांश लिखें। एक लेख एक पत्र शीर्षक कहानी का सारांश लिखें। तो हम लोग कह सकते हैं कि भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ ही साथ राजनीतिक में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। मतलब भगत सिंह क्या कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं कि विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई लिखाई के साथ ही साथ राजनीतिक में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए, उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? ताकि वह देश की परिस्थितियों का अंदाजा रख सके। ठीक है, यदि कोई इसे मना कर रहा है तो समझना चाहिए कि राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है। मतलब कि आए दिन हम लोग देखते हैं कि जो हमारे अभिभावक होते हैं, जो हमारे गार्जियन होते हैं, वही माना करना शुरू कर देते हैं, अरे तुम नेता बनेगा, अरे तुम राजनीति में हिस्सा लेगा, क्यों लेना चाहता है ना। हमारे घर वाले ही मना करते हैं। तो सोचिए कि जो भी लोग मना कर रहे हैं, है ना, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति के पीछे एक घोर षड्यंत्र है। क्योंकि अगर हम लोग विद्यार्थी, हम लोग युवा शक्ति अपने देश का परिस्थितियों का खबर ना रखें, तो कहीं ना कहीं हम लोग ही अपने संविधान का चौथे स्तंभ कहलाते हैं, हम लोग ही देश का रीढ़ कहलाते हैं, और हम लोगों को ही देश का परिस्थितियों का खबर ना हो तो देश की परिस्थितियां चरमरा जाएगी। और कहीं राजनीतिक में वह शासन करने वाले जो सत्ताधारी हैं, वह हमेशा हम पे अत्याचार करना शुरू कर देंगे, है ना, हमें कभी पता नहीं चलेगा। और राजनीति के पीछे कहीं ना कहीं घोर षड्यंत्र है कि हम लोगों को मना किया जाता है कि आप दिलचस्पी मत रखो, आप राजनीतिक में मत पढ़ो। ये षड्यंत्र है। राजनीतिक में पढ़ना चाहिए हम लोगों को, तभी तो हम लोगों को खबर चलेगा कि देश में चल क्या रहा है।
क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं। विद्यार्थी क्या होते हैं? युवा होते हैं और उन्हीं के हाथ में देश की बागडोर होते हैं। भगत सिंह कहते हैं क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं और उन्हीं के हाथों में देश के बागडोर होते हैं। भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को यह समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और उनका भाषण सुनना यह व्यवहारिक राजनीतिक नहीं है तो क्या है। वो कहते हैं कि अगर आप विद्यार्थी हैं और अपने जीवन में आप महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को आप स्वागत करते हैं, आगमन करते हैं, है ना, उनका भाषण सुनते हैं, तो ये क्या है? कहीं ना कहीं ये व्यवहारिक राजनीतिक ही है। ये व्यवहारिक राजनीतिक नहीं तो क्या है? वही तो है। और इसी बहाने वे हिंदुस्तानी राजनीतिक पर थोड़ी नजर भी डालते हैं। कहीं ना कहीं इसी बहाने हिंदुस्तान की राजनीतिक पे वो नजर भी डालते हैं कि हाँ भाई, हमारे इतने महान नेता भी थे, है ना, उन्होंने इतना राजनीतिक में भाग लिया था, उन्होंने ऐसे ऐसे हमारे देश का परिस्थितियों का हाल रखा था, है ना। तो इसी बहाने से क्या करते हैं कि वो जो विद्यार्थी होते हैं इसी बहाने हिंदुस्तान की राजनीति पर थोड़ी नजर भी डाल देते हैं। भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन से, है ना, देश पर अर्पित कर दे, खुद को क्या कर दे? अर्पित कर दे, और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी और उसके विकास के लिए न्यौछावर कर दे। मतलब भगत सिंह कहते हैं कि आज ऐसा समय है हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की अति आवश्यक है, जरूरत है कि वो अपने आप में देश के लिए तन मन धन से, है ना, देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दे, समर्पित कर दे, अर्पित कर दे, और पागलों की तरह सारी उम्र देश के आजादी और विकास के लिए न्यौछावर कर दे, है ना। क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया के हर समस्याओं से परिचित होते हैं। क्योंकि विद्यार्थी क्या होते हैं? देश दुनिया के हर समस्याओं से परिचित होते हैं, ठीक है, उनको सब पता होता है और उनके पास अपना विवेक होता है। अपना विवेक करने का मतलब अपनी बुद्धि होती है, अपनी समझ होती है ना विद्यार्थियों के पास। वे इन समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। मतलब जो भी समस्याएं हमारे देश में चल रही है उन समस्याओं के समाधान पे अपना योगदान दे सकते हैं कि हाँ भाई, मेरा ये मानना है, ऐसे करने पर ऐसा देश की परिस्थिति सुधर सकता है। तो भाई अपना अपना विद्यार्थी क्या दे सकते हैं? समस्याओं के समाधान पे योगदान दे सकते हैं। अतः विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में भाग लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में भाग लेनी चाहिए, है ना।